हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप बोर्ड, नीट और जेई तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ Hg2Cl2 is 100% ionized then its Ventov factor will be। Ventov factor क्या होता है? Ventov factor को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है, हम बोल सकते हैं number of moles after association or dissociation upon में number of moles before या फिर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स लिख दो या फिर बिफोर, अच्छे से अगर लिखे तो पूरी लैंग्वेज खोल के एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हम एसोसिएशन के लिए भी कॉमन डेफिनेशन बना रहे हैं, यहाँ पे दोनों केस आ गए। तो वेंटो फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला Hg2Cl2 is 100% ionized, then its Ventov factor is Hg2Cl2। Hg2Cl2 ये क्या है? ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है। क्या है ये? मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड। ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है ये टूटता है Hg2 प्लस Cl2Cl माइनस, इस तरह से टूटेगा। हम इसको क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लिख देंगे Hg2 प्लस 2Cl। देखो यहाँ पर जैसे क्रिस क्रॉस जब बनाते हैं तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ आयंस इससे पता चलते हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस इसके आएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको 1 मान लेंगे, -1 का चार्ज है जैसे यहाँ पे हो जाएगा Hg2 एक, Hg2 का एक और Cl के यहाँ पे 2 आ जाएंगे, Cl2। तो यहाँ पर ये ऐसे टूट रहा है, हमने इसको इनिशियली मान लिया टाइम इज इक्वल टू 0 पर, इसका 1 मोल था, इसकी 1 भी मोल नहीं था। इनिशियली नहीं टूटेगा। फिर टाइम इज इक्वल टू, उन्होंने बोला 100% आयोनाइज हो गया, समझ लेते टाइम को T आ गया, 100% आयोनाइज हो गया। यहाँ पर ये 100% आयोनाइज का मतलब है सारा मॉलिक्यूल टूट गया, 100% आयोनाइज हो गया, सारा मॉलिक्यूल टूट गया। तो यहाँ पर ये 0 बचेगा और इससे ये कितने बनेंगे? इससे तो 1 ही बनेगा और इससे ये कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो आई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन आफ्टर कितने हो गए? 0 + 1 + 2, ये सारे आफ्टर के हो गए, ये बिफोर के हो गए। 1 + 0 + 0 ये हो जाएगा 3/1। आंसर आ गया कितना? 3। वेंटो फैक्टर कितना आ गया इसका? 3। Therefore option 4 will be the correct answer of this question. Now second question हमसे क्या कह रहा है? Lowering of vapor pressure for 1 molar aqueous solution is 1.08 mm of Hg। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? Lowering of vapor pressure। दो चीजें होती हैं, एक होता है lowering of vapor pressure और एक होता है relative lowering of vapor pressure। जो lowering of vapor pressure है ना, वो कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट ये जो होता है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि P जो प्योर सॉल्वेंट का था माइनस P ऑफ सॉल्यूशन जो बाद में मिक्सर आ गया, बाय में रिलेटिव करें तो हम इनिशियली से
रिलेटिव करते हैं इनिशियल प्रेशर से, हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रेशियो निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो होता है ना ऊपर वाला जो टर्म है रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर में हम रिलेट कर देते हैं, यानी कि इनिशियली जो मेरे को प्रेशर दे रखा है उससे क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। बट यहाँ पर कंपेयर नहीं करते, सिर्फ लोडिंग देखते हैं, यानी कि कितना लोड हो गया सॉल्वेंट डालने के बाद। सॉल्यूट सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या करा, सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला है ना, एक सॉल्यूशन बनाया। तो समझो इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ एक्स था, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्स से कम हो जाएगा। सोल्यूट जो होता है वो उसके सरफेस पर थोड़ा सा स्पेस घेर लेगा, जिसकी वजह से वेपर्स कम बनेंगे, तो प्रेशर कम हो जाता है सोल्यूशन का। तो ये क्या होता है, अगर मैं देखूं तो ये कुछ प्रेशर कम हो गया, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा। कि अगर मैंने ये देखा फाइनल इनिशियली कितना था, माइनस फाइनली कर दिया, तो पी नोट जो इनिशियली था प्योर सॉल्वेंट का, और ये हो गया मेरा सोल्यूशन का, यानी कि सोल्यूट डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। जो मैं इनिशियली से उसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनली क्वांटिटी है, तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है मुझे इतना दे रखा है, यहाँ पे यूनिट लिख रखी है प्रेशर की। प्रेशर से तो आएगा, प्रेशर में से प्रेशर घटाया तो प्रेशर ही तो आएगा। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है वहां पर 1.08 mmHg, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू मुझे बता रखी है यहाँ पर 10x mmHg। मुझे बताना x की वैल्यू कितनी होगी। इसको हम पी सोल्यूशन में लिखने देते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, इसमें मैं यहाँ पर बता रखा है 1 मोल, इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट में उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा कि एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो आप कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ये नहीं बता रखा कि सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट है वो तो पता है वाटर है, बट सोल्यूट जो है वो कौन है ये नहीं बता। बट इतना पता है कि उसका 1 मोल है, ठीक है। 1 kg वाटर का मतलब हो गया 1000 ग्राम वाटर, मतलब कितने मोल्स हो गए। अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूँ तो मैं बोलूंगी गिवन मास बाय में मोलर मास। मोलर मास वाटर का 18 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 55.55 मोल्स आते हैं। इतने मोल्स हो गए वाटर के। तो यहाँ पे मेरे फॉर्मूले में क्या है, अगर मैं रिलेटिव लॉन्डिंग वेपर प्रेशर के फॉर्मूले में देखूं तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आता है किसका, सोल्यूट का। कितना हो जाएगा, 1 मोल बाय में टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 मोल तो सोल्यूट का हो गया, 55.5 मोल सॉल्वेंट के हो गए। ये हो गया 1/56.5। ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। ये किसके बराबर है यहाँ पे, पी नॉट माइनस पी ऑफ सोल्यूशन। पी नॉट की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 10x दे रखी थी, 10x बाय में 10x। एक काम कर सकते हैं, इस पूरे टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन थी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.08 बाय में 10x। किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1 बाय, देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई क्या, ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कितनी आएगी एक्स वैल्यू, यहाँ से एक्स वैल्यू आ जाएगी 1.08 बाय में 10 इंटू में 55.64। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, देखिए हमें हमें करना है 1.08 को मल्टीप्लाई करना है 5.65 से, मतलब एक 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसको 5.65 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5.65 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, ऑलमोस्ट 6 के आसपास पहुंच गया, ये नियरली 6 पहुंच गया था। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर हम कैलकुलेट भी कर लें कोई दिक्कत नहीं, वैसे इस चीज की नीड नहीं है। दो पॉइंट और एक 3 पॉइंट, 2 पॉइंट के बाद ये आ जाएगा और एक 10 भी था, तो देखो 6.1 आ गया, ऑलमोस्ट 6 के आसपास। therefore ऑप्शन 2 will be the correct answer।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमें दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने बोला द गिवन सेटअप, द गिवन सेटअप, ये गिवन सेटअप दे रखा है मुझे, ठीक है। ये देखो ये फिगर मुझे यहाँ पे ये दे रखी है, ये वाली ये पूरी फिगर है, ठीक है। हैज बीन रिपीटेड 4 टाइम्स, इस फिगर को जो बना रखी है ना, यहाँ पे एक ड्राई एयर डाली, फिर यहाँ से मॉइस्चर निकाली, तो इन्होंने बोला यहाँ पे ना वाटर डाल रखा है। इन्होंने बोला इस सेटअप को मैंने 4 बार रिपीट करा, किन किन के साथ, विद 4 डिफरेंट एक्वा सॉल्यूशन, चारों की चारों वाटर के सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि चारों के अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। सेम नॉन वोलेटाइल, सेम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सब में सेम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सब में सेम तरह का सॉल्वेंट डाल रहा है, बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, यानी कि 4 तरह के डिफरेंट 4 डिफरेंट सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, जिसमें कि सॉल्वेंट सब में वाटर है क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है, और सोल्यूट सब में सेम है। समझो मैंने सबके अंदर शुगर डाल दी, सबके अंदर ग्लूकोज डाल दिया, सबके अंदर डाल दिया, एक ही सोल्यूट डाल रहा है सबके अंदर, बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन किसकी, ऑफकोर्स सोल्यूट की, सोल्यूट की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। अब इन्होंने बोला मैंने इसको बनाया तो इस सोल्यूशन 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ मैंने इस सेटअप को 4 बार रिपीट करा, ठीक है। द लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट जो है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि वो अपने वेपर्स नहीं बनाएगा, बट सॉल्वेंट अपने वेपर्स बनाता है। आपको ऑफकोर्स वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर्स बनाता है, यानी कि वोलेटाइल है। सॉल्वेंट अपने वेपर्स बनाएगा, सोल्यूट अपने वेपर्स नहीं बनाएगा, बस एक जगह घेरेगा। अगर मैं एक कंटेनर बनाऊं, उसके अंदर मैंने सॉल्वेंट वाटर डाल दिया या कोई सा भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया, उसके अंदर जब सोल्यूट ऐड करते हैं ना, तो ये अपनी सरफेस पर इसे थोड़ी जगह घेर लेता है। इस जगह जब ये घेर लेगा तो थोड़े बहुत पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट के वेपराइज होने से वो रोकेगा। जैसे कि ये अगर मेरे फ्री सरफेस है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है सारे के सारे, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। जब हम इसको हीट करते हैं तो सबसे 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 ऊपर सबसे सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वेपराइज होते हैं, ये सारे पार्टिकल्स वेपराइज होते हैं। उनकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है वेपराइज होने के लिए, क्योंकि इनका फोर्स कम लग रही है, बल्क में नहीं, ये ऊपर है, ये फ्री है, ये मूव करेंगे। तो जैसे ही इसके थोड़ा सा सॉल्यूट डालते हैं ना, तो सॉल्यूट क्या करेगा, कहीं कहीं जाके जगह घेर लेगा, तो वो बल्क में चला जाएगा, थोड़ा बहुत सरफेस पे जगह घेर लेगा। जब सरफेस में जगह घेर देगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पर कम हो जाएंगे, तो उसका वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम आएगा, वेपर ही कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी तो कम आएगा ना। तो अब क्या बोला इन्होंने, अगर मैंने अलग अलग सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, 4 सोल्यूशन के साथ ये एक्सपेरिमेंट 4 बार रिपीट करा, तो द लॉस ऑफ वेट ऑफ सोल्यूशन, ऑफकोर्स जो लॉस होगा वेट ऑफ सोल्यूशन में, वो सॉल्वेंट का पार्ट होगा, सोल्यूट का पार्ट हो ही नहीं सकता, सोल्यूट वेपराइज नहीं होगा, वेपर जहां बनेंगे वो वाटर वेपर्स होंगे ना, वाटर वेपर्स होंगे। सोल्यूट के वेपर, सोल्यूट के पार्टिकल्स अंदर होंगे बल्कि में होंगे, है ना, ये सोल्यूट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है। और जो वेपराइज हो गया है यहाँ पर, वो क्या करेगा, इस ड्राई एयर के साथ चला जाएगा, तभी तो वो मॉइस्ट एयर बन गई, ड्राई एयर से ह्यूमिडिटी वाली एयर बन गई, वाटर ऐड हो गया उसके अंदर। तो अब इन्होंने बोला द लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन इन द कंटेनर, सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है डी में, है ना, लॉस ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। हम चाहे तो इसकी सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो। हम बात किसी की कर रहे हैं, सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सबसे ज्यादा डी में है, फिर बी में है, फिर सी में है, फिर ए में है, ये लॉस है। अब मुझसे बोला अरेंज करो इन सॉल्यूशंस को अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है इनके अंदर। तो अगर मैं बोलूँ डी में सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का सबसे ज्यादा लॉस डी में हो रहा है, यानी कि सॉल्वेंट सबसे ज्यादा वेपर डी में बनाना होगा, मोर मैक्सिमम वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट इन डी सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा वेपर्स बन रहे होंगे, सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, सबसे कम ए में बन रहे होंगे, सबसे ज्यादा अगर डी में बन रहे हैं तो सॉल्यूट सबसे कम होगा डी में, सॉल्यूट सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा ए में होगा, सबसे ज्यादा कम वेपर्स अगर से बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो सॉल्यूट जगह घेर चुका होगा, तब भी उससे कम वेपर्स बनेंगे ए के, तो ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा और लास्ट में डी आएगा।
ये क्या आ गया, ये ऑर्डर आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा था, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा था। क्या आ गया, ए सी डी हाँ, ऑप्शन नंबर था। therefore option third will be the correct answer. Option third. Yeah, option third will be the correct answer. Now question 4 हमसे क्या कह रहा है, the freezing point of 4% weight by volume aqueous solution of A is equals to the freezing point of 10% weight by volume aqueous solution of B. दो अलग अलग सोल्यूट की बात कर रहे हैं, एक है सोल्यूट ए और एक है सोल्यूट बी, या फिर हम चाहें तो सॉल्यूशन को भी ए भी हम देख सकते हैं। बोल रहे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% weight by volume aqueous solution of A is equals to freezing point जो इसका है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है ए का, वो बराबर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी के, कितने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी के, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि दोनों ही कैसे होंगे, वाटर के सॉल्यूशन से होंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डी। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए का मॉलिक्यूलर वेट, ये सॉल्यूट ही है, ए का मॉलिक्यूलर वेट मुझे क्या दे रखा है, मोलर मास में बोल सकती हूँ, मॉलिक्यूलर वेट को ए दे रखा है, इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट मुझसे पूछा है। ठीक है, एज्यूम बोथ ए एंड बी आर नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स है। नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि वो आगे सॉल्यूशन में जाके आयंस में नहीं टूटेंगे, तो आपको जो आयंस, जो मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होंगे वो आफ्टर के बराबर हो जाएंगे, यानी कि आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, आई की वैल्यू 1 बन जाएगी। किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके केस में आई की वैल्यू 1 बन जाएगी, क्योंकि बिफोर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएंगे। एसोसिएशन की केस में भी सेम हो जाएंगे, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे, 1 हो जाएगी आई की वैल्यू, है ना। तो अब क्या करना है, हम इन दोनों को बता रखा है, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है। हम बताए जब हम पढ़ते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। वो ये बताते हैं कि जब मैं एक सॉल्यूशन के अंदर या बेसिकली एक सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालती हूँ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है, चेंज कितने से आता है, डिप्रेशन यानी कि कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, कितना हो जाता है, एम के एफ, एक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और आई वेंटो फैक्टर जो इस केस में क्या है, 1 है, आई वेंटो फैक्टर जो इस केस में 1 है, तो मैं सिंपली मोलैलिटी के एफ लिख सकती हूँ। वाटर के लिए के एफ की वैल्यू होती है, वैसे वाटर के लिए के एफ की वैल्यू कितनी होती है, वाटर के लिए के एफ की वैल्यू होती है 1.86 है। अब इसका यूज वैसे ही चैप्टर में यहाँ पर नहीं होने वाला है, चैप्टर में तो होगा, इस क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ए का दे रखा है 60 और बी का पूछा मुझसे, तो दोनों का ही क्या फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है, फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंज है वो डिक्रीज वाला चेंज है, यानी कि अगर मैं डेल्टा टी एफ को लिखना चाहूँ मैं लिखूंगी वो कम हो रहा है, तो मैं लिखूंगी जो टी एफ इनिशियली था बाद में जो टी फाइनली हो गया, ये फाइनली हो गया। इनिशियली कितना था, एक्वस सॉल्यूशन दोनों वाटर से, वाटर का इनिशियली फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या मैं चाहूँ तो 273 केल्विन लिख दो, तो इसकी वैल्यू आती है वो बराबर आती है इन बोथ, चेंज की वैल्यू बराबर आती है डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, 273 केल्विन माइनस फाइनली कितना हो गया, फाइनली बोला है दोनों का सेम है, दोनों में एक्स मान लो। अगर दोनों का सेम है, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का सेम है, इसको मैंने एक्स मान लिया, दोनों का अगर सेम है तो दोनों का टीएफ भी तो सेम होगा, क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट सेम, दोनों का सॉल्वेंट सेम है, फाइनली फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम है, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, यानी कि ये दोनों के केस में सेम होगा।
ये सेम होगा इन बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी के सॉल्यूशन में सेम होगा। तो यानी कि दोनों का मोलैरिटी ऑफ ए इंटू के एफ ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बी इंटू के एफ ऑफ बी सॉल्यूशन। दोनों का टीएफ बराबर है, दोनों के इक्वेशन को बराबर कर देंगे। के एफ जो होता है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, दोनों की इसमें वाटर है, ये भी सेम है दोनों का, यानी कि दोनों की मोलैरिटी सेम हो जाएगी। क्या नो मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी सेम हो जाएगी। मोलैरिटी क्या होती है, अब देखो यहाँ पे लिखा है 4% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 4 ग्राम ए इन 100 ml सॉल्यूशन है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 10% लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10 ग्राम बी इन 100 ml सॉल्यूशन। अब इन्होंने बोला इस क्वेश्चन में मोलैरिटी और मोलैलिटी को सेम मान के चलेंगे। मैं मोलैरिटी निकाल दूं, दोनों की मोलैरिटी सेम है, दोनों की मोलैरिटी सेम है, बात तो एक ही है। तो मैंने इसका फायदा उठाया, एम ए इज इक्वल टू एम बी कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, गिवन मास ऑफ ए बाय में मोलर मास ऑफ ए कितना है, मोलर मास ऑफ ए 60 दे रखा था क्वेश्चन में, इनटू में वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ बी कितना दे रखा है 10, मोलर मास बी का निकालना है, एम मान लेते हैं बी का, है ना, ये मुझे निकालना है, इनटू में 1000 बाय 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। एम ऑफ बी कितना आ रहा है, एम ऑफ बी कितना आ रहा है, लास्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे, एम ऑफ बी आ रहा है, एम ऑफ बी कितना आ रहा है, ये इतना है, इसको इधर लिया और बाकी सब इधर लिया, तो 10 इंटू में 60 बाय में 4 है ना, 10 इंटू में 60 बाय में 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 150 आ गया, 150 आ गया। Therefore option 1 will be the correct answer. Option 1 will be the correct answer. Option 1 will be the correct answer. Now next question हमसे क्या कह रहा है, when mercuric iodide is added into aqueous solution of Ki, then freezing point increases, freezing point lowered, freezing point does not change, boiling point does not change. मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या होता है, जब मर्क्यूरस वर्ड यूज करते हैं ना, उसका मतलब होता है, एक सेकेंड, मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरस वर्ड यूज करता है तो उसका मतलब होता है Hg+1, और मर्क्यूरिक का मतलब होता है Hg+2। जैसे मर्क्यूर, मैं बोलना चाहती हूँ मर्क्यूरिक आयोडाइड जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये मर्क्यूरिक आयोडाइड है, और ये क्या है, ये है मर्क्यूरस आयोडाइड। देखो यहाँ पर ये जो होता है ना Hg2 2+ में होता है, इसलिए पीछे क्वेश्चन करा था, वहां पर Hg2 2+ Hg2Cl2 था, इसमें Hg2 2+ ऐसे लिखा था ना, प्लस 2Cl-, वही चीज यहाँ पर है, ये यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर Hg जो है वो +2 है, यहाँ पर एक Hg2+1 में ही है, तो ये मर्क्यूरस है। ऐसे जैसे Q+ होता है Cu+2 में और Cu+1 में, और क्यूटरिक होता है Cu+2, पैरस होता है Fe+2 में, फेरिक होता है Fe+3 में। यहाँ पे उन्होंने बोला मर्क्यूरिक आयोडाइड को मैंने ऐड करा, मतलब Hgi2 को मैंने ऐड कर दिया Ki के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये खुद में एक बाइनरी सॉल्यूशन था, यहाँ पर एक और ऐड कर दिया, टर्शियरी सॉल्यूशन बन गया। When mercuric iodide is added into the aqueous solution of Ki, जब Ki सॉल्यूशन था तो उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर Ki जो था वो K+Cl- में टूट रहा था। अब क्या होगा ना, जब ये मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा तो ये यहाँ पे 2 Ki के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा K2Hgi4, ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया,
जब ये मर्क्यूरिक आयोडाइड इस सॉल्यूशन में जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा ये वाला। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि पहले क्या था, 2Ki के मॉलिक्यूल्स टूटते थे, 2K प्लस प्लस 2I माइनस बनाते थे, तो टोटल 4 आयंस बनते थे। अब क्या हो जाएगा, अब ये मॉलिक्यूल 2Ki जो था, अब उसने क्या करा, उसने तोड़ने से अच्छा इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे 2K प्लस प्लस Hg4 माइनस में टूट रहा है ना। यहाँ पे टोटल 3 आयंस बन रहे हैं। यहाँ पे I की वैल्यू है 4, यहाँ पर I की वैल्यू है 3। I की वैल्यू कंपैरेटिवली पहले से डिक्रीज हो गई है, I की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि I की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। डिप्रेशन घट जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि Ki सॉल्यूशन जो था पहले वाला, उसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो नॉर्मली होता है, पर जब मैंने Ki उसके अंदर डाला तो उसके अंदर Ki का एक्वा सॉल्यूशन जो बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू 2 हो जाएगी। डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है जो T फाइनल इनिशियली था माइनस जो T है फाइनल, तो T फ्रीजिंग पॉइंट फाइनली हो गया ना। तो पहले कितना था, पहले 0 था, फाइनली कितना होगा, -2 होगा। तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस -2 यानी कि 2। अब बोल रहे हैं कि डेल्टा TF घट गया, समझ रहे 1 हो गया, 2 से 1 हो गया, यानी कि घट गया। अगर ये घट गया तो इसका मतलब T फाइनल जरूर भी घट जाएगा या बढ़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखो T इनिशियल तो 0 था, T फाइनली x मान ले रहे हैं, हो जाए उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये माइनस उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगी। -2 से -1 होने का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा यानी कि रेज कर जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। फ्रीजिंग पॉइंट रेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 atm एंड 2.5 atm। दो सॉल्यूशन की बात करें, दोनों ग्लूकोज के सॉल्यूशन है। मान लो कोई सॉल्यूशन X है और कोई सॉल्यूशन Y है ना। दोनों सॉल्यूशन किसके हैं, ग्लूकोज के। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं 1.5 atm और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 2.5 atm। टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैव ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.5 atm। ऑफ लगा देते हैं, चलेगा, इस लगा दो, इस 1.5 atm and 2.5 atm respectively। 1 liter of first solution, इसका 1 liter solution is mixed with, इसके 2 लीटर सॉल्यूशन के साथ एट सेम टेम्परेचर। इसका 1 लीटर उठाया, इसका 2 लीटर उठाया, दोनों को मिक्स कर दिया सेम टेम्परेचर पर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT। I ग्लूकोज है तो I की वैल्यू 1 होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी CRT। C कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, दोनों को मिक्स कर दिया। कैसे मिक्स करा, इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर, और मिक्स करने के बाद बोल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बता दो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कितनी होगी। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर टेम्परेचर सेम था, जितने टेम्परेचर पर इसको मेजर करा गया उतने टेम्परेचर पर इसको मेजर करा गया। समझो कोई टी टेम्परेचर, इसको भी कोई टी टेम्परेचर, मिक्सचर भी कोई टी टेम्परेचर पर है, यानी कि इस कंडीशन में टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, है ना। अब मुझसे बोला रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। इसको पाई x मान लो, इसको पाई y मान लो, है ना। इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, इसके लिए मैं लिख सकती हूँ टेम्परेचर T पर है ये, है ना। इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि पाई x इज इक्वल टू C कॉन्सेंट्रेशन किसकी, x वाले सॉल्यूशन की। R तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर सबके लिए इसमें सेम लेने के लिए बोला है। इसमें C y हो जाएगा RT, यहाँ पे C मिक्सचर का आएगा RT, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5। इसकी मुझसे पूछी है,
ठीक है, कैसे निकालेंगे मिक्सचर के लिए? तो पाई मिक्सचर इज इक्वल टू सी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सी एक्स की वैल्यू निकालू तो तुम बोलोगे वो आ जाएगी 5x, जिसकी वैल्यू रखी 1.5 बाय में आर टी। सी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 बाय में आर टी। तो पाई मिक्सचर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मोलैरिटी होता है, इतने मोल्स पर लीटर, है ना, इतने मोल्स पर लीटर। तो इसके अंदर 1 लीटर में 1.5 मोल्स है सोल्यूट के, इसमें 1 लीटर में 2.5 मोल्स है सोल्यूट के ग्लूकोज के। तो इसके अंदर हमने बोला कि हमने इसका 1 लीटर उठाया तो कितने मोल्स उठाए 1.5 बाय में आर टी, इतने मोल्स होंगे ग्लूकोज के इसके अंदर। इससे एक्स सॉल्यूशन से इस मिक्सचर के अंदर 1.5 बाय में आर टी मोल्स आए ग्लूकोज के, प्लस इस वाले सॉल्यूशन से कितने 2 लीटर उठाया, 1 लीटर में कितने हैं, इतने मोल्स है, कितने हैं इतने मोल्स है 2.5 बाय में आर टी। तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5 बाय में आर टी इंटू में 2, ये दूसरे वाले के हो जाएंगे। ये वो मोल्स है ग्लूकोज के जो एक्स वाले सॉल्यूशन ने दिए और ये वो मोल्स है ग्लूकोज के जो वाई वाले सॉल्यूशन ने दिए। दोनों के मोल्स बाय में वॉल्यूम, कितना हुआ वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम हुआ 3 लीटर, लीटर में रखते हैं वॉल्यूम को, इंटू में आर टी, ये हो जाएगा। तो हाँ आप सिंपल हो जाए, यहाँ पर क्या आ रहा है 3/2 आर टी प्लस 5/2, 3/2 मैंने 1.5 को लिखा, 5/2 2.5 को लिख सकते हैं, इंटू 2 आर टी, इंटू में आर टी बाहर है डिवाइड बाई 3 है ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर टी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/2 आर टी चला के प्लस 5/2, देखो आर टी कैंसिल हो जाएगा इस वाले आर टी से। यहाँ पर आगे कितना एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 + 10/2/3 है ना, ये कितना आ गया 13/2 इंटू 3, ये उल्टा हो जाएगा ना, इसका वन ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 13 बाय में 6, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.15 समथिंग, एटीएम सब एटीएम में थे, ये भी एटीएम में ही आएगा। देखो यहाँ पे सारे ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में देना पड़ते, आंसर आ गया पहला ऑप्शन है, देयरफॉर ऑप्शन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, 2 बीकर्स आर इनसाइड अ जार। ये एक जार है मेरे पास, 2 बीकर इस जार के अंदर रखे हुए हैं as shown in the figure and kept for long duration। इसे मैंने बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए रख दिया ऐसे। मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन विल इंक्रीज, मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन विल डिक्रीज, मास ऑफ वाटर इन राइट हैंड बीकर विल इंक्रीज, नो चेंज इन मास ऑफ ईदर बीकर। कैसे उत्तर बनेगा इसका, ये मेरे पास 2 बीकर रखे हुए हैं एक जार के अंदर, एक बीकर के अंदर शुगर सॉल्यूशन डाल दिया और एक बीकर के अंदर वाटर डाल दिया, और बोल रहे हैं मैंने बहुत लंबे टाइम तक उसको ऐसे रख दिया तो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन है इधर, उसका मास बढ़ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन का मास घट जाएगा, वाटर का मास उधर बढ़ जाएगा, मास ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ये कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी बीकर के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है ना, हमने ऑस्मोसिस एक मैकेनिज्म पढ़ा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है ऑफ सॉल्वेंट from its higher concentration movement of solvent from its higher concentration to its lower सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इट्स का मतलब मैं बात यहाँ पे किसकी कर रही हूँ, सॉल्वेंट की। यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट की। किसी सॉल्यूशन में जहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहां से सॉल्वेंट कम सॉल्वेंट की तरफ मूव करता है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, यानी कि एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट इस वाले कंटेनर में, इस वाले कंटेनर में कंपैरिजन में ज्यादा है, इस वाले कंटेनर में अगर वो ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा से कम की तरफ यहाँ पे हाई है, यहाँ से लो की तरफ आएगा। सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करता है, सिर्फ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट मूव करेगा।
इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा ना, हमने बहुत लंबे टाइम तक इसको रख दिया, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर, यहाँ पर सिर्फ वाटर, तो वाटर जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और यहाँ पर इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा, यानी कि इस बीकर से उठ के इस वाले बीकर में जाएगा। वाटर जो है इन वाले बीकर से वाटर मूव करेगा इस वाले बीकर से इस वाले बीकर में, तो शुगर सॉल्यूशन है उसका मास बढ़ जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का मास बढ़ जाएगा, यानी कि मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन का मास डिक्रीज तो नहीं करेगा भाई, यहाँ से कुछ नहीं जा रहा। मास ऑफ वाटर राइट हैंड साइड में इंक्रीज नहीं करेगा, मास ऑफ वाटर लेफ्ट हैंड साइड वाले में इंक्रीज करेगा, तो मास इंक्रीज करेगा तो वो चेंज तो नहीं आएगा। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस करें, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। और आप यहाँ तक के कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, पहले खुद से ट्राई करना फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।